क्लास 11th में है, कल केमिस्ट्री का टेस्ट है। सर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए जिनको पढ़ के हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो अक्सर ये सवाल बच्चों का मुझसे रहता है। तो बच्चों ये सीरीज़ मैंने आपके लिए बनाई है जिसमें हम करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। तो आज मैंने लिया है क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट। तो बेसिकली ये सीरीज़ उन बच्चों को हेल्प करेगी जो लास्ट आवर रिवीजन करना चाहते हैं या उन बच्चों को हेल्प करेगी जो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो ये रहा हमारा सीरीज जिसका नाम है चैप्टर टेस्ट। तो आज हम करेंगे फ्रॉम क्लास 11 केमिस्ट्री द वेरी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में बच्चों हम सॉल्व करेंगे 25 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द एमसीक्यूज एंड द रीजन असर्शन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, राइट। तो चलो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज जिसका नाम है चैप्टर टेस्ट एंड फ्रॉम द चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। सबसे पहले बच्चों हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं, राइट। हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें चूज करना है द करेक्ट ऑप्शन। चलो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 में कह रहा है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल एसआई यूनिट, यानी कि अमंग द ऑप्शंस गिवन कौन सी फंडामेंटल एसआई यूनिट नहीं है। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बच्चों मोल। ये मोल तो एसआई फंडामेंटल एसआई यूनिट होती है और किसकी होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है क्योंकि उसने हमसे नॉट पूछा है। सेकंड दे रखा है बच्चों किलोग्राम। किलोग्राम भी हमारी फंडामेंटल एसआई यूनिट होती है और किसकी एसआई यूनिट होती है ये बच्चों, मास की। थर्ड में हमें दे रखा है बच्चों ग्राम। तो देखो ग्राम हमारी फंडामेंटल एसआई यूनिट नहीं होती है बल्कि ये एक डिराइव्ड यूनिट है। एंड उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल एसआई यूनिट। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। साथ साथ में डी वाला भी चेक कर लेते हैं। ये जो सेकेंड दे रखा है बच्चों ये भी फंडामेंटल एसआई यूनिट होती है टाइम की। तो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कह रहा है अमंग द ऑप्शंस गिवन कौन सा वाला ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो डिपेंडेंट रहता है टेम्परेचर पे। तो याद रखना बच्चों, इसको तो बिल्कुल रट लो कि जो मोलारिटी होता है वो हमारा एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म होता है जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहता है, वेयरएज मोलारिटी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है एंड मास भी हमारा टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट रहता है। एक और कंसंट्रेशन टर्म होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। अगर ये भी ऑप्शन में दे रखा होता तो याद रखना ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। लेकिन ये नहीं दे रखा ऑप्शन में तो हम लगाएंगे मोलारिटी। मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी आर बोथ आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। चलो थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों द मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3 इज। अब देखो इसका मोलर मास निकालने के लिए आपको इस कैल्शियम कार्बोनेट में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का होता है बच्चों 12, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन क्योंकि वहाँ पे 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के तो मैं लिख दूंगा 16 3 48। जब इन सबको ऐड करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 100 एंड ग्राम पर मोल इज द यूनिट फॉर दिस मोलर मास। तो देखो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में द एम्पायरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज। याद रखना बच्चों जब कभी भी एम्पायरिकल फॉर्मूला की बात करेगा तो यू विल से एम्पायरिकल फॉर्मूला जो होता है इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स which are present in a compound, right। तो देखो H2O2 का अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो करोगे तो यू कैन डिवाइड इट बाय 2, यानी कि 2 से इसको कट कर सकते हो। तो 2 1 2 2 1 2 H1 आ गया और O1 आ गया। अब ये 1 लिखो या मत लिखो बात एक ही है, राइट। तो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन देख लो H और O कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यानी कि HO इज द एम्पायरिकल फॉर्मूला फॉर दिस परऑक्साइड यानी कि H2O2, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चों विच लॉ एक्सप्लेन्स दैट मास रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कह रहे हैं इन सभी में कौन सा ऐसा लॉ है
जो एक्सप्लेन करता है दैट जो मास होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन वो कांस्टेंट रहता है। तो ये तो सभी को पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो एक्सप्लेन करता है that mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction and mass always remains constant. तो B is your correct answer. Similarly, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बच्चों द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है और आपसे नंबर ऑफ मोल्स निकलवाया है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। दिस इज द फॉर्मूला जहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m का मतलब होता है गिवन मास जो क्वेश्चन में दे रखा होगा एंड मोलर मास आपको निकालना होगा इस H2SO4 का। चलो निकालते हैं। गिवन मास इज अवर 49। अगर मैं H2SO4 का मोलर मास निकालूं तो मुझे इन सब का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 एंड 2 एटम्स हैं तो हो गया 2 प्लस सल्फर का होता है बच्चों 32 एंड ऑक्सीजन का 16 और कितने एटम्स हैं 4 तो 16 4 हो जाएगा 64। जब इन सभी को ऐड करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 98, यानी कि H2SO4 का मोलर मास आ गया 98। देखो 49 वन जा 49, 49 टू जा 98, ये आ गया 1/2 जिसको मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ। तो देखो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट में कह रहा है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं और कह रहा है इनमें बताओ किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। याद रखना बच्चों नंबर ऑफ एटम्स को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज कैपिटल N इज इक्वल्स टू स्मॉल n इनटू n नॉट, राइट, एंड इनटू एटॉमिसिटी, राइट, क्योंकि इसने एटम पूछा है इसलिए हम एटॉमिसिटी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसको मैं फर्दर मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको कैपिटल N इज इक्वल्स टू इस स्मॉल n की जगह मैं लिख सकता हूँ स्मॉल m अपॉन कैपिटल M जो अभी हमने पीछे भी देखा था इनटू n नॉट इनटू एटॉमिसिटी, राइट। आई होप आपको एटॉमिसिटी भी निकालना आता होगा, राइट। चलो एक एक करके इन चारों ऑप्शंस में तीन ऑप्शंस में चेक करते हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं। तो देखो अगर मैं पहले निकालूं हीलियम के लिए तो हीलियम का मास कितना दे रखा है 18 और हीलियम का मास कितना होता है बच्चों, हीलियम का मास होता है हमारा 4, राइट, इनटू n नॉट। यहाँ ये n नॉट क्या है, दिस n नॉट इज अवर एवोगैड्रोस नंबर और ये एवोगैड्रो नंबर किसकी बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के, और इसकी एटॉमिसिटी कितनी है हीलियम की 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अभी इसको सॉल्व करेंगे। देन देखते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का मास दे रखा है बच्चों 32 और नीचे दे रखा है ऑक्सीजन का 1। अब यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स दे रखे हैं और एक का मास होता है 16, तो 2 का हो गया 32 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड यहाँ पे एटॉमिसिटी है इसका 2, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन में देखते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का मास दे रखा है 44 और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालोगे तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 एटम्स हैं तो 16 टू द 32, जब उनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 44 इंटू अगेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू एटॉमिसिटी कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का दैट इज 3, राइट। चलो चेक करते हैं इनको बाय डिवाइडिंग। अगर मैं इसको कट करूं 2 से तो 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, राइट, यहाँ आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6.011, राइट। ये देखो 32 से 32 कट गया 1 आ गया, 44 से 44 कट गया 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ आ रहा है नंबर 9 और यहाँ हमारा आ रहा है, ये देखो ये तो सारे कॉमन है 6.022। अगर मैं इसको कॉमन भी ले लेता, लेट अस से मैंने क्या करता, यहाँ पर अगर मैं इसको कट नहीं करता और इस 6.022 को भी कॉमन ले लेता, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को कॉमन ले लेता और इसका गिवन मास कितना था 18/4। तो देखो यहाँ पर अगर इसको कट करोगे, चलो यहाँ डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो ये आ जाता बच्चों आपका 4.5, राइट। अब देखो इतना पोर्शन तो सब में कॉमन है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सबसे ज़्यादा एटम्स कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ 4.5 में या फिर ये 3 में, तो ऑब्वियसली हीलियम में हमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि जब 4.5 की मल्टीप्लाई करोगे इससे तो यू विल गेट मोर नंबर ऑफ एटम्स, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है बच्चों द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.02050 इज, कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
तो देखो हमें यहाँ पे बहुत ढेर सारे रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ज़ीरोज़ होते हैं ना बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, यानी कि जो ज़ीरो आते हैं बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, वो सिग्निफिकेंट फिगर की कैटेगरी में काउंट होते हैं। लेकिन जो ज़ीरोज़ आते हैं बच्चों, जो ज़ीरोज़ आते हैं बिफोर अ नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी कि इन दो ज़ीरोज़ की बात कर रहा हूँ, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। लेकिन जो ज़ीरोज़ आते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि मैं इस ज़ीरो की बात कर रहा हूँ, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर की कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4, 1 2 3 4। तो आंसर इज बी यानी कि 4। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बच्चों, द लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट दैट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? याद रखना बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो रिएक्शन को लिमिट कर देता है, यानी कि रोक देता है, यानी कि वो खुद पहले कंज्यूम हो जाता है और वही डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट का प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो यहाँ लिखा है फर्स्ट ऑप्शन इज लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन, नहीं, ये बिल्कुल नहीं बचता। सेकंड में कह रहा है प्रोड्यूसेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, नहीं, जरूरी नहीं है। सी में कह रहा है बच्चों इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट, यस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ये सबसे पहले कंज्यूम्ड होता है, यानी कि खत्म होता है। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ NaCl इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट्स मोलैरिटी इज, मोलैरिटी निकलवा रहा है। यहाँ मोलैरिटी अगर निकालना चाहते हो तो आपको मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोलैरिटी। चलो वैल्यूज पुट करते हैं और निकालते हैं मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कितने बच्चों? 0.5, यहाँ रखते हैं 0.5। वॉल्यूम कितना दे रखा है, वो भी लीटर में 2, यानी कि लिख देंगे 2। पॉइंट से ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा, तो आ जाएगा 5 1 5, 5 4 20। जब इस 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 0.25 मोलार, यानी कि सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट से आ गया बच्चों हमारे पास असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। असर्शन में कह रहा है बच्चों 1 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ CH4 ये कंटेन करेंगे द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस, बिल्कुल करेक्ट बात है। यहाँ लिखा है 1 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन करेंगे द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। अब यहाँ पे रीजन देते हुए कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस कंटेन्स एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है और ये बात इसको बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है। यानी कि 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस हो वो कितना कंटेन करेगा? द एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एनीथिंग। अब यहाँ मॉलिक्यूल्स था तो मॉलिक्यूल्स लिखा है और आपको पता होना चाहिए 1 मोल ऑफ एवोगैड्रो में कितना होता है, यानी कि एवोगैड्रोज कांस्टेंट किसकी बराबर होता है? दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये असर्शन भी करेक्ट और ये रीज़न इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन यहाँ इसके लिए बेस्ट सूटेबल आंसर जो है दैट विल बी ए, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के असर्शन में दे रखा है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एम्पायरिकल फॉर्मूला इफ द मोलर मास इज नोन। ये कह रहे हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पता लगा सकते हैं अगर हमें विद द हेल्प ऑफ एम्पायरिकल फॉर्मूला, अगर हमें उसका मोलर मास पता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है, राइट। हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पायरिकल फॉर्मूला अगर हमें उसका मोलर मास पता है तो, राइट। अब ये कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑलवेज एज द सेम एज एम्पायरिकल फॉर्मूला। ये कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा एम्पायरिकल फॉर्मूला के सेम होता है, तो नहीं, ऐसा कब जरूरी नहीं है। सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, तो ये गलत बात है। तो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन यू विल से दैट असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इस सेकंड वाले का यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया सी, राइट। 13 देखते हैं। ये कह रहा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग एम्पायरिकल फॉर्मूला। यस, परसेंटेज कॉम्पोजिशन की हेल्प से आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड फाइंड आउट कर सकते हो, तो दिस इज करेक्ट। इसमें रीजन में कह रहा है बच्चों एम्पायरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। यस, मैं यही बता रहा था आपको, एम्पायरिकल फॉर्मूला जो है बच्चों वो रिप्रेजेंट करता है द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स जो कि प्रेजेंट रहते हैं किसी मॉलिक्यूल में या फिर किसी कंपाउंड में। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, राइट। अब देखो ये क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है?
यहाँ पे कह रहा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला, लेकिन कह रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये बात तो दोनों सही है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा बेस्ट सूटेबल आंसर, दैट इज बी, राइट। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में असर्शन में ये कह रहा है लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइंस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यस, बिल्कुल करेक्ट बात है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी पे डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट का प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यही सबसे पहले कंज्यूम होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। अब रीजन देते हुए कह रहे हैं द लिमिटिंग रिएजेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। यस, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। और यहाँ पे ये कह भी रहा है कि लिमिटिंग असर्शन में कह रहा है लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइंस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और ये साथ साथ में बता रहा है द लिमिटिंग रिएजेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये दोनों बातें तो सही हैं। अब आप मुझको कमेंट करके बताना कि मैं यहाँ पे कौन सा सूटेबल आंसर रखूँ, ए या फिर सी, ये आपको कमेंट करना है। सॉरी, ए या बी, ये आपको कमेंट करना है, राइट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यस, ये तो बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने वाली बात हो गई कि जितने मास आप रिएक्टेंट का लोगे उतना ही मास प्रोडक्ट का बनेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है, राइट। रीजन देते हुए कह रहा है बच्चों एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। ये कह रहे हैं एटम्स जो है वो ना ही क्रिएट करे जा सकते ना ही डिस्ट्रॉय करे जा सकते ड्यूरिंग ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है बच्चों, एटम्स को ना ही बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता ड्यूरिंग एन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, बस उनका रीअरेंजमेंट होता है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स का बस रीअरेंजमेंट होता है। तो ये सही बात है फर्स्ट, और ये जो इसका रीजन है ये इसको एक्सप्लेन बिल्कुल करेक्टली कर रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे दैट ए इज योर आंसर, और ए में आपको पता है क्या लिखा होता है। तो देखो यहाँ दे रखे हैं बच्चों हमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विद वन सूटेबल एग्जाम्पल। तो देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, यानी कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तो द मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो मास है वो कांस्टेंट रहता है एंड द मास ऑफ अनदर एलिमेंट वो प्रेजेंट रहता है इन सिंपल वोल नंबर रेशो, राइट। तो अब देखो इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट अस से मेरे पास कार्बन है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। सिमिलरली कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू एलिमेंट्स हम दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कार्बन का जो मास है वो कितना है 12, और ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है 16, और 16 टू 32। वेराज नीचे वाले कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो यहाँ कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का है 16। तो अब इस ध्यान से इस कार्बन को देखो, यहाँ इन दोनों कार्बन का जो मास है वो फिक्स्ड है, इसका भी 12 और इसका भी 12। तो यही वो कह रहा था, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड द मास ऑफ वन एलिमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड रहता है, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12, एंड द मास ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी कि जो दूसरा एलिमेंट है वो प्रेजेंट रहता है सिंपल वोल नंबर रेशो में। तो इसको अच्छे से कर लेना, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 11 ग्राम ऑफ CO2। चलो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, दैट इज स्मॉल n इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए स्मॉल m का मतलब है गिवन मास जो कि 11 दे रखा है, और CO2 का मोलर मास निकालोगे तो आ जाएगा 44। अब ये कट सकता है 11 1 11, 11 4 44। अगेन जब 1 को डिवाइड करोगे 4 से तो यू विल गेट योर आंसर एज 0.25 मोल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है डिफाइन मोलारिटी एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो मोलारिटी को अगर डिफाइन करोगे तो यू विल डिफाइन इट एज दैट इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि डिजॉल्व रहते हैं इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, राइट। साथ ही साथ में आपको ये मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
मैंने पीछे भी बताया दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। इसी फॉर्मूला को मैं एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ एज W2/m2 इन 2000 अपॉन वॉल्यूम, जहाँ पे W2 का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट, M2 होता है हमारा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 1000 एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा किस में लेंगे बच्चों, ये कह रहा है ना वॉल्यूम इन लीटर, अगर ml में दे रखी होगी तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। चलो वैल्यूज रख के इसको सॉल्व करते हैं। वो कह रहा था कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 5 अपॉन, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकालोगे तो आ जाएगा 40 इन 2000 और वॉल्यूम कितना दे रखा है 250, राइट। अब देखो 250 से इसको काटोगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40 हो जाएगा। अब ये बचा आपका 5/10। जब इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 0.5 और मोलैरिटी की यूनिट होती है बच्चों मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19। वो कह रहा है डिफरेंशिएट करो बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोई भी 2 पॉइंट लिखने हैं। मैंने आपके लिए काफ़ी ढेर सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं यहाँ पे, तो कोई भी 2 याद कर लेना। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला में कह रहा है इट इज़ द सिंपलेस्ट और रिड्यूस रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है एटम्स का किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में। वेराज ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है किसी भी कंपाउंड में, तो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, राइट। सेकंड पे बढ़ते हैं। सेकंड में कह रहा है एन एम्पिरिकल फॉर्मूला कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास। ये हमें एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास नहीं बता सकता, बल्कि हमें बताता है सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लिख रखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन गिव द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास। यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास बता सकता है किसी भी कंपाउंड का। नेक्स्ट कह रहे हैं इट कैन प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ एटम्स इन आयनिक कंपाउंड एंड पॉलीमर्स, whereas it can predict the oxidation state of atom, their reaction and product, right। फोर्थ में कह रहा है बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला आर फाउंड बाय कंबस्शन एनालिसिस। कह रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे पता लगा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंबस्शन एनालिसिस, whereas मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर फाउंड बाय मैथमेटिकल प्रोसीजर यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये हमें पता लगता है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगता है विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो बेंजीन का अगर सिंपलेस्ट मोल नंबर रेशियो करोगे, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, जो कि मैं यहाँ पे भी लिखा हूँ। अगर इसको सिंपलेस्ट मोल नंबर रेशियो में करोगे तो ये 6 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा CH। ये रहा हमारे पास ईथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। अगर इस C2H4 को 2 से कट करोगे, यानी कि इस C2H4 को 2 से कट करोगे तो 2 1 2 2 2 4, तो क्या बचा CH2। तो देखो ये रहा CH2। सिमिलरली ये जो ग्लूकोज है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसमें सभी नंबर्स को 6 से कट कर सकते हो तो आ जाएगा CH2 और O। तो देखो ये लिखा है, राइट। तो ये विद एग्जांपल्स हमने डिफरेंशिएट कर लिए बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है बच्चों राइट एनी 4 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बेसिकली डाल्टन ने 6 पोस्टुलेट्स दिए थे, कोई भी 4 लिखना है। सबसे पहले कह रहा है ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल, जिनको हम बोलते हैं एज एटम्स, राइट। सेकंड में कह रहा है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन शेप एंड मास बट दे डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, राइट। थर्ड में कह रहा है एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। फोर्थ में कह रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड सिंपल whole number ratios to form compound atoms, right। फिफ्थ में कह रहा है atoms of the same element can combine in more than one ratio to form 2 or more compounds, and last is the atom is the smallest unit of matter that can take part in a chemical reaction। तो 6 postulates दे रखे हैं, कोई से भी 4 याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया बच्चों हमारे पास सेक्शन डी। ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ KI, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड, इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस KI इज 1.202 ग्राम पर ml। यहाँ पे हमसे उसने निकलवाया बच्चों मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब देखो इसको धीरे धीरे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, राइट। सबसे पहले उसने हमसे क्या कैलकुलेट करवाया, तो मैं लिख रहा हूँ टू फाइंड, यानी कि उसने हमसे कैपिटल M निकलवाया मोलैरिटी एंड स्मॉल m निकलवाया जिसको हम मोलैलिटी बोलते हैं, राइट। यहाँ पे KI दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकालूँ, यानी कि मोलर मास निकालूँ किसका,
Ki का, तो मैं लिख सकता हूँ मोलर मास ऑफ Ki इज इक्वल्स टू, पोटेशियम का मास होता है बच्चों एटॉमिक मास 39 एंड आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 166, राइट। साथ ही साथ में उसने हमें डेंसिटी भी दे रखा है, राइट। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है 20% मास बाय मास। ये 20% मास बाय मास हमें एक इंडिकेशन देता है, और ये 20% मास बाय मास, जिसको मैं W/W भी लिख सकता हूँ, इसका अपने आप में एक मीनिंग होता है। देखो अब कोई भी परसेंटेज दे दे, वहाँ पे उस लाइन का अपने आप में एक मीनिंग होगा। जैसे ये 20% W/W मीन्स 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो ये 20% W/W अपने आप में एक मीनिंग देता है। अगर यहाँ पे लिखा होता है 5% W/W, तो उसका मतलब होता है 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। और आपको पता है सोल्यूशन कब बनता है, जब उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, राइट। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन कि जो मास ऑफ सोल्यूट है, सोल्यूट को किससे डिनोट करूंगा, W2 से, राइट। वो कितना आ गया 20 ग्राम। सिमिलरली मैं यहीं से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूं। मास ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं W1 से, दैट इज 100 माइनस 20, और वो आ जाएगा आपका 80 ग्राम, राइट। अब देखो उसने हमसे सबसे पहले निकलवाया मोलैरिटी एंड देन मोलैलिटी। एक एक करके इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा बच्चों मोलैलिटी, देन फाइंड आउट करूंगा मोलैरिटी। तो देखो मोलैलिटी निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा उसका फॉर्मूला। तो मैं लिख रहा हूँ वी नो दैट मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों W2/M2 इंटू 1000 अपॉन W1, जहाँ पे W2 का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट, M2 होता है हमारा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, W1 होता है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब देखो मोलैलिटी निकालेंगे। W2 हमने यहाँ देखा था कितना दे रखा था 20, तो मैंने रख दिया 20 बटा M2 आता है मोलर मास, और मोलर मास हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था, दैट इज 166। तो देखो ये रखा 166 इंटू 1000, और W1 कितना निकाला था यहाँ पर 80, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, राइट। देखो 0 से ये 0 कैंसिल, 4 से इसको कट कर सकते हैं, 4 2 8 और 4 5 20। अब मैं 2 से इसको कट कर सकता हूँ, देखो 2 1 2, 2 5 10 और 0, राइट। ऊपर कितना आ गया 5 0 और 5 5 25, तो ये आ गया 250, और नीचे कितना आ गया 166। अब इसको डिवाइड करो, 250 को 166 से डिवाइड करो, 1 166, कितना बचा 4, इधर कितना बचा, यहाँ कैरी दे दिया 14 में से 6 गए, आपके बचे 8, इधर कुछ नहीं बचा, राइट। अब देखो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब देखो ये कितने टाइम्स जा रहा है, 166 लगभग 5 टाइम्स में जा रहा है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एज 1.5, और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, दैट इज मोल पर केजी, राइट। तो ये हमारा सॉल्व हो गया फॉर मोलैलिटी। अब जाते हैं मोलैरिटी के लिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखोगे, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू W2/M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, राइट। अब देखो W2 तो गिवन था 20, M2 हमने निकाला था 166, 1000 में निकाला था, लेकिन वॉल्यूम क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी, राइट। अब वॉल्यूम का क्या करें, वॉल्यूम के लिए बच्चों हम हेल्प लेंगे इस डेंसिटी का, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। अब आप बोलोगे मुझे पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो देखो ये आ गया वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को इधर उठा लूँ तो मास यहीं रहेगा और डेंसिटी ये नीचे आ जाएगा, राइट। सर मास किसका लें, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मास किसका रखें। तो ये मास रखा जाता है बच्चों पूरे सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का मास कितना था 100, हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ 20% W/W मीन्स 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ से मास आया सोल्यूशन का, और साथ ही साथ में जो डेंसिटी दे रखी है दैट इज 1.202। तो यहाँ लिखेंगे डेंसिटी 1.202। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ाएंगे ऊपर, 3, 1 2 3। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5। अब इसको डिवाइड करो 1202 से। अब देखो जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे 1202 को, तो आएगा 8 2 16 कैरी 1, 8 2 16 कैरी 1, 8 1 8 9, तो ये आ गया 9 6 1 6। कितने टाइम्स में आया? 8 टाइम्स में। अब देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 में से 6 गए बच्चों तो बचे 3, यहाँ बचे 9 में से 9 गए तो 0। अब क्या कर लेंगे हम, अगला 0 कॉपी कर लेंगे। अब ये देखो कितनी बार में जा रहा है, लगभग 3 टाइम्स में जाएगा। तो देखो 3 2 6, 3 0 0, 3 2 6 और 3 1 3। सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ 4 बचे, यहाँ 3 बचे, यहाँ 9 में से 6 गए 3 बचे, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब देखो कितनी बार में जाएगा, अगेन 2 बार में, तो ये आ गया 83.2। तो यहाँ वॉल्यूम निकल के आया बच्चों 83.2 ग्राम पर ml, राइट। अब यहाँ पे मेन फॉर्मूला में, इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे वॉल्यूम का वैल्यू और मोलैरिटी आ जाएगा। तो देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला था अगेन W2 यानी कि मास ऑफ सोल्यूट जो कि 20 था, मोलर मास निकाला था 166 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, राइट। जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉरी वॉल्यूम तो दे रखा है, वॉल्यूम कितना आ गया आपका, वॉल्यूम ही निकाला था हमने 83.2, तो यहाँ रखेंगे 83.2। जब इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे बच्चों तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर, और देन लास्ट में लगा देना यूनिट, दैट इज मोल लीटर इनवर्स। यूनिट लगाना मत भूलना। तो क्या आंसर आया आपका, ज़रा कमेंट करके यहाँ करेक्ट आंसर कमेंट कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट में हमें क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है बच्चों, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। अभी कह रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। दैट मीन्स उसने हमें डेंसिटी दे रखी है ऑफ 3 मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaCl दैट इज 1.25 ग्राम पर ml। वो हमसे कह रहा है बच्चों कैलकुलेट द मोलैलिटी, यानी कि वो हमसे स्मॉल m निकलवा रहा है, यानी कि मोलैलिटी निकलवा रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन में दैट हमको क्या फाइंड करना है, मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। साथ ही साथ में याद रखना बच्चों, ये जो 3 मोलार लिखा हुआ है ना, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, तो मैं लिखूंगा 3 मोलार मीन्स 3 moles of solute is present in 1 liter of solution। तो बच्चों ये जो 3 मोलार है इसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी। अगर यहाँ पे लिखा होता 2 मोलार तो उसका मतलब होता 2 मोलार मीन्स 2 moles of solute is present in 1 liter of solution। सिमिलरली अगर यहाँ लिखा होता 3.5 तो उसका मतलब होता 3.5 मोलार मीन्स 3.5 moles of solute is present in 1 liter of solution, राइट। तो इस तरीके से ये 3 मोलार हमें इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे गया। अब हमें मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला पता है, दैट इज वी नो, हम लिखेंगे वी नो दैट मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला होता है W2/M2 इंटू 1000 अपॉन W1, राइट। सिमिलरली इस मोलालिटी का मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म भी लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। तो इस ऊपर वाले फॉर्मूला से ज़्यादा कन्वीनियंट होगा हमारे लिए नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करना, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट दे रखे हैं। बस हमारा टारगेट होगा कि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पता लगाना है, वो भी केजी में, राइट। तो देखो मोलैलिटी अगर निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स तो दे रखे हैं 3, जो कि हमें इसने हेल्प कर दिया था, दैट 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। अब हमारा टारगेट है बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी निकालना। सबसे पहले मैं निकालूंगा मास ऑफ सॉल्यूशन, वो भी इस डेंसिटी की हेल्प से। हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, राइट। अब देखो डेंसिटी दे रखा है 1.25, ये दे रखा है 1.25, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मास निकालने की कोशिश करूंगा। अगर मैं डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मास मिल जाएगा। सर वॉल्यूम कहाँ से मिलेगा, देखो वॉल्यूम हमें बता गया था सिर्फ ये वर्ड 3 मोलार मीन्स 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट, एक तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बता दिए, एंड इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो देखो वॉल्यूम हमें यहाँ से पता चल गया, राइट। अब क्या करते हैं, डेंसिटी यहाँ से मास निकालने का ट्राई करते हैं। तो देखो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी कितनी थी 1.25 ग्राम पर ml में, क्योंकि डेंसिटी ml में दे रखी है तो वॉल्यूम को भी किस में लोगे, ml में, राइट। तो 1 लीटर बन जाएगा 1000 ml।
तो देखो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 125,000, राइट। और पॉइंट कितने के बाद था, 1 2, तो यहाँ लगा दोगे आप पॉइंट। तो ये आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें किसका मास रखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और ये जो मास आया है ये पूरे सॉल्यूशन का मास आया है। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, लेकिन हमें सिर्फ सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो देखो मैं क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे थे उसने मुझे 3, जो मैंने उस इंफॉर्मेशन से निकल आए थे, अपॉन मास ऑफ सोल्यूट, यही मुझे चाहिए। और मोलर मास किसका रखूंगा मैं यहाँ पे, सोल्यूट का। तो देखो क्वेश्चन में सोल्यूट कौन दे रखा था, NaCl। NaCl का मोलर मास जब निकालोगे तो सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये आ जाएगा 58.5। अब मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए मैं 3 × 58.5 कर दूंगा, राइट। तो देखो 3 5 15 कैरी 1, 3 8 24 और 1 5 कैरी 2, 3 5 15 और 17, यह आ जाएगा हमारा 175 ग्राम। तो ये आ गया हमारा मास ऑफ सोल्यूट और ये रहा हमारा मास ऑफ सोल्यूशन। तो क्या मैं मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकता, यहाँ से निकाल सकता हूँ। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, अगर मैं पूरे सॉल्यूशन के मास में से, जो कि मैंने निकाला था 1250, अगर मैं माइनस कर दूं सोल्यूट का मास, तो किसका मास मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि मुझे 175.5 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। चलो यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1250 में से 175.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो देखो यहाँ कितना बचेगा, 5 पॉइंट, यहाँ कितना बचा हमारा 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ 14 में से 7 गए 7, यहाँ 11 में से 1 गए 0 और ये आ गया 10745। तो आंसर आया 1074.5 ग्राम। ये आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मेन फॉर्मूला में जो कि ये वाला फॉर्मूला था, यानी कि दिस वन, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि कितने आए थे 3, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है हमारे पास, ये रहा। लेकिन ये ग्राम्स में, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, अगेन 1000 से डिवाइड करोगे। जब 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1074.5 डिवाइडेड बाय 1000, इट विल कम्स आउट टू बी 1.0745 kg, राइट। अब मोलालिटी के फॉर्मूला में दोनों को रख दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट थे 3 और मास कितना आया केजी में, 1.0745। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट योर करेक्ट आंसर, एंड मोलालिटी का यूनिट अगेन होता है मोल पर केजी। तो कमेंट कर देना अपना आंसर कि यहाँ पे कितना आंसर आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमें दे रखा है बच्चों, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसका फॉर्मूला है C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। यानी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल दे रखा है और इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकलवाया है, राइट। तो देखो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास अगेन एक फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ ये 20% ऑफ C2H6O2 ये हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो आप बोलोगे 20% ऑफ C2H6O2, जिसको हम इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं, मीन्स 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी कि C2H6O2 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये एक छोटा सा वर्ड हमें इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन दे गया, यानी कि 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल मीन्स 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, राइट। तो क्या आप मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते यहाँ से, तो आप निकालोगे मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 80 ग्राम, राइट। अब देखो आगे क्या कह रहा है वो हमसे, वो कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन। यानी कि हमारा सॉल्यूट है और इसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो देखो अगर मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, जिसको बोलते हैं काई। और क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा या तो B या फिर C2H6O2। मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों NB अपॉन NA प्लस NB, राइट। अब यहाँ पे B का मतलब क्या है, सोल्यूट। अब ये C2H6O2 लिख दो या B लिख दो, बात एक ही है, यानी कि दोनों सोल्यूट को इंडिकेट कर रहे हैं।
अब मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा इस किसके, सबसे पहले निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि C2H6O2, देन निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि हम वाटर को कंसिडर करते हैं, यानी अगर कोई भी सॉल्वेंट मेंशन ना हो तो हम वहाँ पे हमेशा वाटर को कंसिडर करते हैं। तो देखो मैंने NB निकालना है, NB यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब चाहे B लिख लो या इथाइलिन ग्लाइकॉल लिख लो, बात ये सॉल्यूट की कर रहे हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास, और गिवन मास कितना है 20 अपॉन मोलर मास। चलो C2H6O2 का मोलर मास निकालते हैं। C2H6O2 का मोलर मास तो 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32। अब इनको ऐड करो, ये 30 32 62 आ गया, राइट। तो ये आ गया 62। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ डिवाइड करते हैं। अगर 20 को 62 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितनी बार में जाएगा 3 टाइम्स में, तो 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, कितना बचा 1 4, पॉइंट से फिर से 0 बढ़ाया और यहाँ आ गया 0, तो ये लगभग 2 बार में आ जाएगा, यानी कि आ गया 0.32, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए 0.32। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जिसका फॉर्मूला होगा गिवन मास, और गिवन मास कितना था 80 अपॉन मोलर मास, और वाटर का मोलर मास होता है 18। इसको 2 से कट कर दो, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 9 ज़ा 18। अब जब इसकी डिवाइड करोगे 40 की डिवाइड करोगे 9 से तो आएगा 9 4 ज़ा 36, कितने बचे 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो आ जाएगा अगेन 9 4 ज़ा 36, तो आ जाएगा 4.4 मोल, राइट। अब दोनों हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ चुके हैं, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन आसानी से निकल सकता है। अब देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल का अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि मैं इसको B भी लिख सकता हूँ या C2H6O2 भी लिख सकता था, तो NB कितना है 0.32 अपॉन Na कितना है 4.4 प्लस NB अगेन 0.32। चलो इन दोनों को ऐड करते हैं, या 0.32 एज इट इज़। जब आपने 4.4 में 0.32 जोड़ा तो आएगा 4.72, राइट। पॉइंट हटाना, इधर से भी पॉइंट हटाना, तो इधर इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। चलो इसको डिवाइड ही कर लेते हैं। अगर मैं इसको कट करूँ 2 से तो आ जाएगा 2 16 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। यहाँ पे ये कट सकता है अगेन 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब ये नहीं कटेगा। अब यहाँ 8 को डिवाइड करेंगे 118 से, 8 को जब डिवाइड करोगे 118 से तो 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अभी भी नहीं जाता, 0 लगाया फिर से 0 बढ़ाया। अब देखो ये लगभग कितनी बार में जाएगा 7 टाइम्स में, तो आंसर आ गया हमारा 0.07। तो 0.07 अप्रॉक्सीमेटली इज योर आंसर, राइट। अब देखो काई बी पूछा था उन्होंने, यानी कि मोल फ्रैक्शन पूछा था इथाइलिन ग्लाइकॉल का, दैट इज 0.07। और याद रखना ये मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती, इसलिए मैंने कोई भी यूनिट नहीं लगाई। अब मान लो यहाँ पर अगर उसने क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन वाटर का भी पूछा होता है, यानी कि सॉल्वेंट का भी पूछा होता, तो हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है, दैट इज काई ए प्लस काई बी। इन दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। अब क्योंकि आपको काई बी पता है दैट इज 0.07, तो क्या आप काई ए नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते थे। और याद रखना कभी कभी ये रिलेशनशिप MCQ में भी पूछ लेता है, तो याद रखना काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 रहता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है बच्चों व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मास निकालना है ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यू विल राइट दैट 1 मोल ऑफ कार्बन 12, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 का जो मास होता है वो कितना होता है, हैज़ मास इज इक्वल टू 12 ग्राम, राइट। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 का जो मास होता है वो 12 ग्राम होता है। एंड नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 वो होते हैं बच्चों हमारे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, राइट। याद रखना 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में इतने ढेर सारे एटम्स होंगे, लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास। तो लिखेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो मैं लिखूंगा बच्चों 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23।
तो देखो जब इसको डिवाइड करोगे तो 10 की पावर 23 तो ऊपर चला जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 12 की डिवाइड करोगे 6.022 से तो ये लगभग 1.99 अप्रॉक्सीमेटली आता है। तो ये आ गया आपका मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। साथ ही साथ में बी पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। कह रहा है कितना वाटर प्रोड्यूस होगा अगर हम 16 ग्राम ऑफ मीथेन का कंबस्शन करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला टास्क होता है कि उस क्वेश्चन को देख के उस क्वेश्चन को देख के रिएक्शन लिखो। तो देखो उसने जलाया मीथेन को, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, और जब भी कोई भी कार्बन से रिलेटेड सब्सटेंस जलता है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमेशा प्रोड्यूस करता है, राइट। सबसे पहला काम है हमारा इसको बैलेंस करना। इधर हाइड्रोजन है 4, इधर है 2, तो इधर मैंने कर दिए 4। अब देखो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन देखो 2 और 2 4, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं लगा दूंगा 2। अब देखो उसने बोला क्या है क्वेश्चन में, उसने बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, यानी कि कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबस्टन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अगर मैं 16 ग्राम ऑफ मीथेन को जलाऊंगा तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। तो देखो सबसे पहले इस रिएक्शन को पढ़ो इन टर्म्स ऑफ मास। तो देखो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 12 और 4 हो गया 16, तो मैं लिखूंगा 16 ग्राम ऑफ मीथेन यानी कि CH4 विल प्रोड्यूस। इससे मतलब नहीं है और इससे मतलब नहीं है, सिर्फ इस पे फोकस करो। कितना वाटर बना रहा है, देखो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 18, लेकिन 18 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना, 18 दूनी 36, यानी कि अगर 16 ग्राम ऑफ मीथेन जल रहा है तो कितना ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा, 36 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा। ये मैंने कैसे लिखा, विद द हेल्प ऑफ दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस करेगा 36 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। तो इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है बच्चों डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलवाया ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9% एंड 30.1% रिस्पेक्टिवली। साथ ही साथ में उसने अपने मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है, दैट इज 160 ग्राम पर मोल। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पूरे कंपाउंड के मास को अज्यूम कर लेना टू बी 100 ग्राम। तो देखो मैं फर्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, लेट द मास ऑफ कंपाउंड बी 100 ग्राम। लेट अस से मैंने पूरे कंपाउंड का मास को अज्यूम कर लिया टू बी 100 ग्राम। इसके बाद आप क्या करना बच्चों, आप बनाना एक बॉक्स, राइट। तो देखो इस तरीके का बॉक्स बना लेना, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है, राइट। अब देखो सबसे पहले बॉक्स में क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे द नेम ऑफ एलिमेंट। कौन कौन सा एलिमेंट है, आयरन एंड ऑक्सीजन, राइट। अब देखो दूसरे कॉलम में क्या लिखना, इनकी परसेंटेजेस। आयरन का परसेंटेज कितना था 69.9%, 69.9%। ऑक्सीजन का कितना था 30.1%, राइट। देन थर्ड कॉलम में लिखोगे बच्चों इनका मास। अब देखो क्योंकि हमने पूरे कंपाउंड को 100 ग्राम अज्यूम करा था तो उसमें 69.9% आयरन है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, दैट इज 69.9 ग्राम। सिमिलरली ऑक्सीजन का 30.1 ग्राम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने पूरे का 100 ग्राम अज्यूम करा था, राइट। अब नेक्स्ट फोर्थ कॉलम में लिखोगे बच्चों इनका एटॉमिक मास, राइट। मुझे पता है आयरन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 56 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे, राइट। अगले कॉलम में मैं लिखूंगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, राइट। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले आयरन के, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास है 69.9 अपॉन मोलर मास, और मोलर मास कितना है 56। सिमिलरली ऑक्सीजन का निकालेंगे बच्चों गिवन मास यानी कि 30.1 अपॉन मोलर मास यानी कि 16। चलो इसको डिवाइड करते हैं, नीचे डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं 69.9 को डिवाइड करता हूँ 56 से। 56 वन ज़ा 56, कितने बचे 3, यहाँ बचा 1, पॉइंट आ गया, पॉइंट लगाया, अब यहाँ कॉपी कर लिया 9। 56 की टेबल में लगभग 2 टाइम्स जाएगा, दैट इज 112, राइट। यहाँ पे कितने बचे 7, यहाँ बचे 2,
पॉइंट से 0 बढ़ाया, अगेन यहाँ 0 कॉपी कर लिया और लगभग लगभग ये 5 बार में जाएगा। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1.25। सिमिलरली ये 30.1 को डिवाइड करते हैं 16 से, राइट। 30.1 को डिवाइड करते हैं 16 से, 16 1 16, कितने बचे 4, और ये कॉपी कर लिया 1, यहाँ पॉइंट आया। अब यहाँ 1 को कॉपी कर लिया। अब देखो 16 की टेबल में 8 बार में कितना आता है, 8 6 48, कैरी 4, 8 1 8 12, ये आ गया 128। कितनी बार में, 8 बार में, दैट इज 128। कितना बचा, यहाँ 11 3 बचा और यहाँ पे बचा आपका 1। फिर पॉइंट से 0 बढ़ाया और यहाँ 0 कॉपी कर लिया, अगेन कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, तो ये आ गया 188, सॉरी 1.88। तो ये मैंने निकाले नंबर ऑफ मोल्स, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। तो इसी तरीके से ये सारे बॉक्सेस आपको बना देने हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे निकालेंगे एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से जो भी छोटा नंबर है उसी से दोनों को डिवाइड कर देंगे, और 1.25 छोटा है। 1.25 को डिवाइड करोगे 1.25 से तो 1 आएगा। 1.88 को डिवाइड करोगे 1.25 से तो देख लेते हैं क्या आएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 188, 125, 1 जा 125, कितना बचा 3 बचा, इधर कितना बचा 6 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, राइट। अब देखो 125 की टेबल में कितनी बार में जाएगा, लगभग लगभग 5 बार में जाएगा, क्योंकि 125 5 जा 625 होते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 1.5। अब देखो क्योंकि एटॉमिक रेशो हमारा सिंपल वोल नंबर रेशो नहीं आया है, तो मैं इसको सिंपल वोल नंबर रेशो बनाऊंगा, सिंपल वोल नंबर रेशो, एंड दिस इज माय लास्ट कॉलम, राइट। अब देखो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमें पूरा पूरा एक वोल नंबर मिल जाए, राइट। अगर मैं इस 1.5 को, यहाँ पे जो मैंने लिखा है 1.5, अगर मैं इस 1.5 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 2 से, तो ये क्या बन जाएगा 1.5 इंटू 2 3 बन जाएगा। तो मैं इस 1 को और इस 1.5 को अगर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 बना रहा हूँ, तो मुझे 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड ये बन जाएगा हमारा सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशो। बस यहीं पे काम खत्म हो गया। अब यहीं से हम क्या निकाल लेंगे, एम्पायरिकल फॉर्मूला। अब देखो एम्पायरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू आयरन। पहला एलिमेंट कौन सा था, आयरन, यानी कि Fe, और इसका सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशो कितना आया 2, तो इसके नीचे बॉटम में लिख दो 2, राइट। दूसरा एलिमेंट कौन था, ऑक्सीजन, और इसका सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशो कितना आया 3, तो ये इसका बन गया एम्पायरिकल फॉर्मूला। लेकिन उसने हमसे पूछा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालना चाहते हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का भी एक और फॉर्मूला है। अब देखो वो फॉर्मूला क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं बच्चों, इज इक्वल्स टू एम्पायरिकल फॉर्मूला इनटू स्मॉल n। ये रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला। अब ये n क्या है, अब इस n को निकालने का भी एक फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पायरिकल फॉर्मूला मास, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भी मास और एम्पायरिकल फॉर्मूला मास भी। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्वेश्चन में दे रखा था, दैट इज 160, ये दे रखा है 160, तो यहाँ रखो 160 अपॉन, अब ये जो मॉलिक्यूलर ये जो एम्पायरिकल फॉर्मूला आया है इसकी हेल्प से एम्पायरिकल फॉर्मूला मास निकालो। आयरन का 56 होता है, 56 इंटू 2 करोगे तो 112 आ जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 3 48 हो जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी 160 आ जाएगा, यानी कि n का वैल्यू भी कितना आ गया 1। अब ये 1 भी आ सकता था, ज़्यादा भी आ सकता था। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पायरिकल फॉर्मूला कितना है Fe2O3, और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो 1 से। क्यों, क्योंकि n का वैल्यू कितना है 1, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम आ जाएगा, राइट। यानी कि एम्पायरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस कंपाउंड के लिए दोनों सेम आ गए, राइट। तो इस तरीके से ये हमने चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर टेस्ट फिनिश कर लिया है। अगर इससे कोई मदद मिले तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड क्या मुझे चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सिमिलर चैप्टर टेस्ट बनाना चाहिए नहीं, तो कमेंट योर ओपिनियन। थैंक यू सो मच।